तो मैंने हटा दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जीएससी क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, लगातार लेक्चर्स उसके आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग लगातार उसको अपना प्यार दीजिए, आप देखिए और उससे जो बेनिफिट्स मिल सक रहा है आपके एग्जाम में उसको उठाइए। ठीक है, अब हम आज अभी हमारी क्लास जीएस की हुई थी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। तो टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए आज करंट अफेयर्स। अच्छा, आज का जो करंट अफेयर होगा ना, वो मैंने चैप्टर वाइज डिसाइड किया है, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक्स से। जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कई बार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें आज क्या डिस्कस करना है? करंट अफेयर रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा, आप जान रहे होंगे, जीएसटी सुधार। तो आज हम पहले उसको डिस्कस करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जीएसटी, जिसको बोला गया जीएसटी 2.0 भी बोला गया, या जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म, या हिंदी में कहें तो सुधार, क्या क्या किया गया। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग। पहला टॉपिक है जीएसटी रिफॉर्म। देखिए, इसमें क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, क्या फैक्ट आएंगे ये बारे में हम जानेंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म में क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी की कितनी स्लैबें हैं। तो जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स में 4 स्लैबें थी पहले, अब नहीं है, ध्यान रखना। 4 स्लैब में टैक्स लगता था। कौन कौन, कितने कितने के थे? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 3 स्लैब थी, 3 दरों पे टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल है, उसने रिफॉर्म किया और इसमें क्या कर दिया, उसने 2 स्लैबों को खत्म कर दिया। ठीक है, 2 स्लैब को उसने क्या किया, समाप्त कर दिया, और 2 को उसने रखा है। ठीक है, तो बचा कितना है अपना? आपको पता है कि जो 5% है और 18% है, इनको क्या किया, सेव किया है। 12% वाले को शिफ्ट, 28% वाले को शिफ्ट, और एक और स्लैब बना दी है। किसके लिए? 40%। किसके लिए? जो लग्जरी आइटम है और जो सिन गुड्स बोलते हैं। सिन गुड्स आप सुने होंगे, किसको बोलते हैं सिन गुड्स? जैसे आपका हो गया गुटखा, पान मसाला, ये जितनी मादक पदार्थ वाली चीजें होती हैं, इनको कहां डाल दिया गया है? 40%। तो नोट करिए कि अब वर्तमान में कितनी स्लैब है? वर्तमान में 2 स्लैब हैं, ये याद रखना, 2 स्लैब है। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी है? 2। ठीक है, अब कितनी है? 2 है। ठीक, अब कितनी है? 2। कौन कौन सी बची हैं? मैंने आपको बताया था कि 5% और 18% को बताया गया है। ठीक, और 28%, 12% और 28% को हटा दिया गया है, और 5% और 18% को सेव किया गया। ध्यान रखना, इन दोनों स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। देख लीजिए, 4 थी, अब ये बची है और एक ये बची है। लिख लीजिए इसको आप नोट करिए। ठीक, तो यहां पे हमने क्या देखा, 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है, 2 स्लैबों को। बचा है 5% और 18%। ठीक, और 40% में जो लग्जरियस आइटम है और जो सिन गुड्स हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला, ये सब जो चीजें हैं, मादक पदार्थ हैं, इन सबको कहां डाल दिया गया है? इसमें। तंबाकू, टोबैको प्रोडक्ट जो हैं, इन सबको कहां डाला है? यहां। और आपको पता होगा कई चीजों को इन्होंने 0% में डाल दिया है। जैसे आपको पता होगा कि जो स्टेशनरी प्रोडक्ट है,
ठीक है। स्टेशनरी प्रोडक्ट है जैसे बच्चों के कॉपी कलम वाले ये सामान जो होते हैं, ये सबको क्या कर दिया है, 0% पे ले गया है। ठीक, तो स्टेशनरी प्रोडक्ट को क्या किया है, 0% कर दिया है। और जो सिन गुड्स हैं, लग्जरियस आइटम है, उनको 40% और 4 स्लैब से 2 स्लैब पे कर दिया है, 5 और 18, 12 और 28% को समाप्त कर दिया है। अब ये स्लैबें समाप्त हो गई हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, ये सारी चीजें देखी। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, अब चूंकि ये पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल है वो किस, ये सब काम कौन करता है, तो ये किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और ये कैसे बना था, आपको पता है कि 101 मतलब 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। याद रखना, पॉलिटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी का जो एक्ट आया है ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और किसमें ये किया गया है, तो ये किया गया है 279A में चेंज करके, यही इस अनुच्छेद में ये है आर्टिकल 279A। ठीक है, तो इसी में क्या है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल किसमें है, जीएसटी परिषद का गठन कहाँ हुआ है, 279 जीएसटी काउंसिल। ठीक है, याद रखना है सब। तो यहां पे हमने जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात कर लिया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये जीएसटी रिफॉर्म एक बड़ा, अच्छा ये इसके फायदे भी है, क्योंकि अब टैक्स कम होगा तो जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलता है जो कंपनियां होती हैं, लोगों की सेविंग होती है, तो लोग बेहतर जगह खर्च करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्यों, क्योंकि अब नई कंपनियां देखेंगे कि हाँ इसके निर्माण में, जैसे बाइक पे छूट मिल गई है और कार पे छूट मिली है, सब पे टैक्स स्लैबें चेंज हुई है, तो 2 बची है कौन सी, 5 और 18, 12 और 28 को समाप्त कर दिया गया है और 40% सिन गुड्स के लिए। चलिए अब देखते हैं, दूसरा है करंट अफेयर की न्यूज है कि भारत और किसके बीच में एफटीए साइन हुआ है, किसके बीच में बताइए आप लोग, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब आप समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इसका मतलब होता है जब एक देश और कोई अदर देश या कोई अदर देशों का समुदाय आपस में एक ऐसा ट्रेड डील करे जिसमें उनके बीच में आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे मिनिमम टैक्स या 0 टैक्स लगाने की बात की जाए, तो उसे बोला जाता है एफटीए। ठीक है, तो भारत और किसके बीच में हुआ है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है, ध्यान रखना, किसके, ईयू मींस यूरोपियन यूनियन, याद रखना किसके बीच में हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन के बीच में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए साइन हुआ है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, किसके बीच में साइन हुआ है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है। और इसमें देश कई सारे हैं, स्विट्जरलैंड शामिल है, ठीक है, नॉर्वे शामिल है, ऐसे कई देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो एग्जाम में पूछेगा हाल ही में भारत द्वारा किसके साथ एफटीए साइन किया गया है, तो वो कौन है, यूरोपियन यूनियन। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एफटीए बहुत जल्दी साइन नहीं होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, अमेरिका और इंडिया में टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। ट्रंप ने इंडिया के, जैसे कि इंडिया क्या करता है, रसिया से तेल वगैरह ज्यादा परचेज करता है और हमारे संबंध भी अच्छे हैं, तो चूंकि
यूएसए क्या है, वो रसिया का विरोधी है। यूक्रेन वाले मामले पे और बहुत सारे मुद्दों पे वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करता है। तो अमेरिका का ये पक्ष था कि इंडिया रसिया से ऑयल का इंपोर्ट कम करे, बट इंडिया चूंकि फ्रेंडली कंट्री है, हिसाब उसका अपना एक अलग रिलेशन है, तो वो करता नहीं है, क्योंकि उसको रेट भी कम देना पड़ता है, बहुत सारी फैक्टर हैं, इंडिया का अपना हित है। तो इसके विवाद में क्या हुआ कि जो यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। तो आपको याद रखना है कि कितना परसेंट लगाया है, वो आपको याद रहना चाहिए। तो यूएसए ने भारत, क्योंकि पूछ सकता है, देखिए करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएसए ने भारत पर टैरिफ जो लगाया है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिखिए यूएसए ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ, देखिए क्या है कि 25% तो पहले ही था, ठीक है, 25% टैरिफ तो पहले ही था सामानों पे। अब ट्रंप के द्वारा, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 25% और लगा दिया, ठीक है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया ये। तो कितना हो गया, अभी इसमें दोनों मिला के हो गया 50%। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है यूएसए ने भारत पर टैरिफ लगाया है, क्यों? कारण वही है, कई सारे विवाद हैं रसिया को लेके, और ऑपरेशन सिंदूर पे जो कमेंट हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। और यूएसए का ये भी कहना है कि इंडिया हमारे सामानों पर टैक्स लगाता है जबकि हम कम लगाते हैं, और जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो भी एक इकोनॉमिक रीजन है। बट आप ये फैक्ट याद रखना कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और इससे इंडिया को बहुत नुकसान है, काफी नुकसान है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में अच्छा खासा था, और वो टैरिफ लगने से क्या होगा, सामान महंगे हो जाएंगे इंडिया के, वहां डिमांड गिर जाएगी। और इसी में क्या कहते हैं कि अमेरिका ने भी हाल ही में जो H1 वीजा है, H1B वीजा जो मिलता है, जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों से लोगों को ले जाती है काम कराने के लिए, तो उसने उस पर भी वहाँ के प्रेसिडेंट ने एक नया शुल्क लगा दिया है कि H1B वीजा उनको दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आपको करीब करीब 80 लाख रुपए वहां जमा करने पड़ेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं अब विदेशी देशों के, विदेशियों के या भारत की बात की जाए तो वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो याद रखना आप 50%, याद रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है ये एक मिनट बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवारों की बात की जाती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिखिए आप, भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार की एक रिपोर्ट आई है। कारोबारी परिवार की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि कौन कौन से परिवार इंडिया में सबसे धनी हैं। हेडिंग डालिए, भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार की रिपोर्ट। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन देता है, तो यहां लिख लीजिए, हुरुन नाम की एक संस्था है, वो जारी करती है। हुरुन, इसको हुरुन रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार की हुरुन रिपोर्ट है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे धनी परिवार आपको पता है कौन सा है, अंबानी परिवार। पहला है अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो है पूरी, आप जान रहे हैं सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो। दूसरा है अदानी परिवार, ठीक, नोट करिए, पहला है अंबानी परिवार, दूसरा है अदानी फैमिलीज, ठीक है, और उसके बाद है कुमार बिरला फैमिली, जो कुमार मंगलम बिरला है उनकी फैमिली है। तो 3 याद रखिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, ये नोट कर लीजिए।
अबानी परिवार, अंबानी परिवार, अडानी परिवार एंड मंगलम बिड़ला जो हैं उनका है। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे हैं, जिंदल है, बहुत सारे हैं, बट 3 आप याद रखिए, यहां से इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। टॉप में अंबानी ही है, इनका इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके बारे में क्वेश्चन सीधा आता है, और कई बार आया हुआ है, 1-2 बार नहीं मैं कह रहा हूं। आप पेपर उठा के देखिए, पूछ लेगा कि इस तारीख तक भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? फॉरेक्स रिजर्व हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। अर्थात हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार वो कितना है। देखिए, जब आप कोई सामान आयात करने जाएंगे ना, तो आपके पास विदेशी रुपया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर उसी रुपए से आप वो आयात इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने पैसे को आप क्या करते हैं, या तो चेंज करते हैं, और या तो फिर जो तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है उससे आप यूज करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हम बात करें तो ये कितना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अभी तक का जो अगस्त में डेटा आया है 2025 में, इसमें बताया गया है कि अभी तक भारत के पास है $693 बिलियन। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपी पुलिस, ये सारे एग्जामों के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस, ठीक है, ये कहीं भी पूछा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखना कितना, $693 बिलियन। नोट कर लीजिए इसको, एकदम याद रखिए, 693। ठीक है, $693 बिलियन। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं, 6 इधर है, 3 इधर है, बीच में 9 है, 6 3 9, ऐसे याद रखना, 639 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर। इतना अपने पास क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार। याद रखना, ये विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास कितना है, ये कई बार पूछा गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम आगे चलें। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगले, अच्छा, अभी हाल ही में पिछले महीने एक स्कीम भारत सरकार द्वारा लॉन्च की, उसको आप जानिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नई स्कीमों के बारे में बहुत पूछा जाता है, पुरानी स्कीमों के बारे में तो पूछा ही जाता है, उसके सन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम आवास योजना हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गई। तो इनके सन तो आपको याद रखने ही है। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर की न्यूज है उसको आप याद रखना है। तो स्कीम का नाम लिखिए, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। क्या है, धन धान्य योजना। मैं बताता हूं इसके बारे में आपको, ये कृषि से रिलेटेड योजना है। देखिए, पीएम कृषि धन धान्य योजना, पीएम कृषि धन धान्य योजना, या कृषि को यहां पे भी इसमें स्कीम में लिखा गया है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है ना। अच्छा, इससे समझ में आ रहा है क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जो किसानों के आय है और उनका जो उपज है उसको बेहतर करने के लिए धन धान्य, जिससे कि किसान जो है वो संपन्न हो जाए। ठीक है, अब इसका देखिए इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है, देश के 100 ऐसे जिले, 100 जिले को टारगेट किया गया। इसमें ध्यान रखना, सभी जिलों को नहीं, 100 जिलों को। एग्जाम में क्या होता है ना, कह देता है कि यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी, नहीं, याद रखना ये योजना केवल 100 जिलों में केंद्रित है। ठीक है, 100 जिलों पर केंद्रित है, इसका फोकस क्या है, 100 जिलों पर केंद्रित है। ठीक है ना। ऐसे जिले जहां पे क्या है, उत्पादन की समस्या चल रही हो, ठीक है, भंडारण की समस्या हो, मतलब जहां पे उत्पादन हो जाए
तो भंडारण न किया सके, और ऐसी जगह जहां उत्पादन न किया सके, तो ऐसे स्थान पे क्या होता है, ऐसी और जहां पे बीज अच्छे ना मिल रहे हो, तो सरकार ने कहा कि ऐसे जितने जिले हैं उनमें 100 जिलों को पकड़ो और उनमें क्या करो, अच्छी अच्छी जितनी स्कीमें हैं वो सारी स्कीमें यहाँ लागू करवाओ। और इसीलिए यहाँ 11 मंत्रालयों को लगाया गया है कि इस योजना को पूरा करने के लिए 11 मंत्रालय लगेंगे, और जितनी योजनाएं हैं 30 से अधिक योजनाओं को लागू किया जाएगा। जो पहले की योजनाएं, ध्यान रखना, 30 से अधिक पूर्व की योजनाओं को यहाँ लागू किया जाएगा। ये एकदम लेटेस्ट स्कीम है, याद रखना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये जुलाई महीने में स्कीम आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मंजूरी दे दी गई है। 100 ऐसे जिलों पर केंद्रित किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। 30 से अधिक योजनाएं, जो पूर्व की योजनाएं हैं उन्हीं को बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा और 100 जिलों में लागू किया जाएगा। और 11 मंत्रालयों को इस पे फोकस किया गया, किसी एक मंत्रालय का काम नहीं है, बोला कि जो जिस मंत्रालय संबंधित हो आके काम करे इसको, ठीक है ना, याद रखना। अगर ये कह दे कि इसमें कोई नई योजना है तो ध्यान रखना, इसमें कोई नई स्कीम नहीं लाई गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नई स्कीम नहीं है, तो याद रखना कोई नई स्कीम इसमें नहीं लागू है, नई स्कीम नहीं है, इसमें पुरानी योजनाओं को ही अच्छे से लागू करने पर बल दिया गया है 11 मंत्रालयों के द्वारा, ठीक। इसका बजट जो है कितना है, तो इसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए, याद रखना। बजट कितना है इसका, 24,000 करोड़ रुपया, कितना है, 24,000 करोड़ रुपया, ठीक है। ठीक, तो ये एक बार स्नैप लेना हो स्नैप ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, करंट का एक क्वेश्चन आएगा कि 2 नए रक्षा गलियारे कहां बन रहे हैं, 2 नए रक्षा गलियारे कहां बन रहे हैं, याद रखना, 2 नए रक्षा गलियारे, 2 नए रक्षा गलियारे मतलब डिफेंस कॉरिडोर, इसको क्या बोलेंगे, डिफेंस कॉरिडोर, कहां बन रहे हैं, कौन कौन से राज्य में बन रहे हैं, तो याद रखना, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है असम, दूसरा है असम, नोट कर लीजिए। 2 नए भारत में 2 नए रक्षा गलियारे कहां बनाए जा रहे हैं, तो ये बनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र और असम में, ठीक है, ठीक। 2 नए रक्षा गलियारे, इसके पहले यूपी में बनाया गया था, आपको याद होगा, यूपी में रक्षा गलियारे बनाए जाए कहां, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उन क्षेत्रों को जोड़ते हुए रक्षा गलियारा बनाया गया है, वहां पे लखनऊ से बुंदेलखंड को जोड़ते हुए झांसी वाला जो एरिया है। और अब 2 नए रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं कहां, महाराष्ट्र और असम, ठीक। अब इसको मिटा के चलते हैं आगे। एक न्यूज और आई है कि 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को कहां मंजूरी दिया गया है, किन किन राज्यों में ये इनको मंजूरी दी गई है, पर तो ये याद रखना, उड़ीसा, पंजाब, आंध्रा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना आप। कहां कहां दी गई है, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी गई, किसमें, उड़ीसा,
पंजाब और आंध्रा। ठीक है, याद रखना ये। ठीक, अच्छा, एक फंड बनाया गया है एच ड्रीम फंड, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक फंड बनाया गया है एच ड्रीम फंड। ठीक, ये किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका निर्माण किया है, इस फंड को स्थापित किया है HDFC प्लस IFC। नोट कर लीजिए, एच ड्रीम फंड। ठीक है, एच ड्रीम फंड। एच ड्रीम का देखो, ये हाउस ड्रीम, जैसे क्या होता है ना, भारत में आवास की समस्या है, तो उस समस्या के निपटाने के लिए हाउस ड्रीम फंड को एच ड्रीम फंड बोला गया। इसके लिए IFC जो संस्थान है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और HDFC का जो संस्था है, उन दोनों ने मिलके इस फंड का निर्माण किया है, एच ड्रीम फंड का, जिससे कि जो आवासीय समस्या है भारत में, किसके लिए है, आवास के लिए, हाउस होल्ड, आवास समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें जो कंपनी HDFC कैपिटल नाम की कंपनी है, HDFC की कैपिटल कंपनी है, वो इसमें शामिल है, और ये इधर है IFC, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। HDFC कैपिटल और IFC के द्वारा, HDFC कैपिटल और IFC के द्वारा क्या किया गया है क्या किया गया है, ये किया गया है, एच ड्रीम फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, ठीक हो गया ये। अब चलते हैं आगे, एक बैंक के बारे में आपको बताते हैं जिसको उसकी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन मिला है। क्या मिला है, STQC प्रमाणन। याद रखिएगा, क्या है ये, STQC सर्टिफिकेट किसको मिला है, ये याद रखना। STQC सर्टिफिकेट मिला है किस बैंक को, अपनी वेबसाइट के लिए, तो इसे मिला है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को मिला है किस चीज के लिए, इसकी अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को मिला है उसकी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन, और ये देता कौन है, ये दिया है सूचना मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो STQC सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने। ठीक है, ये दिया गया है। और STQC देता क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाया है जिससे कि जो विकलांग जन हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये वेबसाइट सुलभ हो सके। ठीक है, इन अच्छाइयों के लिए इसको मिला। ठीक, नोट कर लीजिए इसको कि जो ये इनको मिला है, तो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ऐसा अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसा अपने आप को बनाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कि व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए सुलभ हो, बेहतर हो, आसान हो, तो फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, सूचना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करती है, वो STQC सर्टिफिकेट देती है, एक सम्मान के रूप में दिया जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक हो गया, चलिए आगे। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किन दो कंपनियों ने आपस में समझौता किया है? तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारत में बढ़ाने के लिए दो कंपनियों ने क्या किया है? कंपनी ने क्या किया है? समझौता किया है। पहली कंपनी कौन सी है? पहली है, याद रखना, बीएसएनएल, और दूसरी है एनआरएल। नोट कर लीजिए इसको। बीएसएनएल आप जान रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, और एनआरएल है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। क्या नाम है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने क्या किया है? समझौता किया है इंडस्ट्री 4.0 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको अच्छा कर लीजिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने एक पॉइंट है जिसको मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा तो अच्छा ही है। विश्व का वर्ल्ड फर्स्ट एआई रन, एआई द्वारा जो एआई रन हो, अर्थात एआई द्वारा संचालित विश्व का प्रथम बैंक कौन है? विश्व का प्रथम बैंक जो एआई द्वारा संचालित हो वो कौन सा है? तो उसका नाम है राइट बैंक, RYTBANK। क्या है? राइट बैंक, नाम लिख लीजिए। और ये किस देश ने किया है? ऐसा किया है, करने वाला पहला देश है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया पहला देश है जिसने एआई द्वारा संचालित विश्व का पहला बैंक खोल दिया है। एआई द्वारा संचालित विश्व का, रन थ्रू एआई, विश्व का प्रथम बैंक है। ऐसा करने वाला विश्व का फर्स्ट बैंक है, ध्यान रखना। और ये किया किसने है? ये मलेशिया द्वारा किया गया है। ठीक है, राइट बैंक। ठीक है, और ये किस किस भाषा में काम करता है? तो ये करता है बहासा और मलेशियन और अंग्रेजी में काम करता है, इंग्लिश में काम करता है। इसका माध्यम है ये तीनों लैंग्वेज में काम करता है, भाषा। ठीक है, ये तीन भाषाओं में वर्क कर रहा है अभी बहासा और मलेशियन और अंग्रेजी। ठीक है, तो इन चीजों पे ये काम कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो याद रखना, ये एग्जाम पूछेगा कौन सी कंट्री है? मलेशिया। कौन सा बैंक का नाम है? राइट बैंक। ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट एआई रन बैंक। ठीक है, हाँ, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, एरोप्लेन के मार्केट के रूप में, किसके? एरोप्लेन मार्केट या विमानन बाजार, अगर हिंदी में बोले विमानन बाजार मतलब विमान का बाजार, कि कितने यहाँ पे प्लेन उड़ते हैं, कितने आते हैं जाते हैं, इस हिसाब से भारत
विश्व में किस स्थान पर है? तो याद रखना भारत विमानन बाजार एरोप्लेन के मार्केट में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, 5th। ये याद रखना है, पूछ सकता है। भारत 5th पोजीशन पर आ गया है, 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत 5th लार्जेस्ट मार्केट, एविएशन मार्केट जिसको बोलते हैं ना, 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। कौन सा मार्केट? एविएशन मार्केट, ठीक है। विमानन बाजार के रूप में भारत 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है, ठीक है, सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ठीक, तो जो एविएशन सेक्टर है पूरे वर्ल्ड का, इसमें प्लेन कितनी आई, कितनी उड़ी, क्या हो रहा है, कितने यात्री इसमें शामिल हो रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत विश्व का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अभी एक अवार्ड मिला है वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन सा है? क्योंकि इंडिया को मिला है तो यहाँ पे ये नाम बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन सा है? तो इसका नाम याद रखिएगा, वो है एसबीआई। एसबीआई बैंक जो है वो क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता अवार्ड। हिंदी में कहेंगे इसको सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन सा है? एसबीआई, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, एसबीआई को ये अवार्ड दिया गया है। और ये दिया किसने है? तो ये दिया है, पूछ ले किसने दिया है, तो ये अवार्ड दिया है आईएमएफ और विश्व बैंक है, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने ये अवार्ड दिया है, ठीक। तो याद रखना, बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड किसे मिला है? एसबीआई को। और किसने दिया है? तो ये दिया है, किसने दिया है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। ये हो गया। और यह न्यूज तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। भारत ने जो एथेनॉल मिक्सचर करने का, फ्यूल में एथेनॉल मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा था ना, 20% का, कितना? 20% का लक्ष्य था। यह लक्ष्य इसने प्राप्त कर लिया, ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है इसको। एथेनॉल मिश्रण करने का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा था, वो 20% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अच्छा, कितने साल पहले? ये भी पूछ सकता है। तो ये टारगेट रखा गया था इसका 2030 तक ये काम करने के लिए, लेकिन ये काम कब पूरा हो गया? 2025 में। तो कितने साल पहले पूरा हो गया? 5 वर्ष पूर्व। तो ये याद आप लोग रखिएगा कि भारत ने एथेनॉल मिश्रित 20% जो लक्ष्य था एथेनॉल ब्लेंडिंग का, किसमें? फ्यूल में। जो गाड़ियां चलती हैं अपने, उनके फ्यूल में ये, जिससे क्या होगा? हमें कम से कम फ्यूल आयात इंपोर्ट करना पड़े, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे बैड इंपैक्ट ना पड़े और हमारे रुपए की कीमत थोड़ी बढ़े, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट से गड़बड़ होता है, कमजोर होता है रुपया। तो लक्ष्य 2030 था, हमने प्राप्त किया 2025 में, 5 वर्ष पहले, ठीक। तो इस प्रकार आपने
ये देखा कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे उसको हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आपको जो भारत का बजट है, यूपी का बजट है और बिहार का क्या बजट है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों में न फंसे और वहां पे अच्छे से अच्छा स्कोर करके आए, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्लास को हम यही विराम देंगे और आप लोग पूरी मेहनत से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम सामने है। देखिए वैकेंसीज पुलिस में बहुत अच्छी आई है और पुलिस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप काम करके अपने आप को तो गौरवान्वित महसूस करेंगे, इस समाज को आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप ईमानदारी से काम करें तो। कितने निर्बलों का आप बल बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने करियर को ऊंचाई देनी है, इस समाज में कोई कंट्रीब्यूशन करना है, तो ये मौका बड़ा अच्छा है आपके लिए, अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ और इस देश में की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में और गवर्नेंस को बेहतर बनाने का आपको बहुत ही बढ़िया मौका है। आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम लोग लगे हुए, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और हमारे ऑफलाइन बैचेस यहाँ चालू कर दिए गए हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे ऑफलाइन बैच को यहाँ पे ज्वाइन करिए। फी वगैरह की चिंता ना करिए, आप एक बार आइए, बातचीत करिए। हमारा मैनेजमेंट बच्चों को फी के लिए कभी परेशान नहीं करता और ये सब चीजें नहीं है। हमारे यहाँ प्रायोरिटी है, फी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे यहाँ प्रायोरिटी है आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका करियर। हमारा लक्ष्य यही है। तो ठीक इसी बातों के साथ इस क्लास को हम यही विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें।